शायद 11 या 12 बजे स्टार्ट किया था, 4 बज गई। ओके, तो आपने 5 से 6 घंटा स्ट्रगल किया और इस कार्यक्रम को एक शानदार आयोजन के रूप में तब्दील करने में आप सबने जो साथ दिया। आज आदिवासी मीणा सेवा संस्था के इस प्रांगण में सांसद मद से लाइब्रेरी भवन का शिलान्यास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे हुए बागीदोरा से विधायक जी और इस संस्था के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और संस्था के समस्त सदस्यगण, विशेषकर हमारे इस घाटोल क्षेत्र के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारीगण, स्थानीय विधायक प्रत्याशी रहे भाई अशोक जी निनामा, यहाँ के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और इस पंडाल में विराजमान सारे युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आपने एक शानदार आयोजन कराया और दिल से स्वागत किया, उसके लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये मंच पे हमारे जो महापुरुष है और शायद ये ऐसी जो परंपरा पिछले 4-5 सालों से आई है और इस विचारधारा की बदौलत आई है कि हमारे समाज के और इस देश के महापुरुष जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया और संविधान निर्माण में, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जयपाल सिंह मुंडा हैं, ऐसे महापुरुषों की हम प्रतिमा लगा रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि आज से 5 साल पहले बिरसा मुंडा हो, राणा पूजा भील तो अपने यहाँ के थे इसलिए ध्यान था, लेकिन सावित्रीबाई फुले हो, टाटिया मामा हो, इनके बारे में हमारे समाज के लोगों को नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है। इन लोगों का देश के संविधान में, देश को आज़ाद कराने में क्या योगदान रहा। तो इस विचारधारा आने के बाद एक नया परिवर्तन आया कि नेताओं से पहले हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों को माल्यार्पण और उनको सम्मान देने का एक जो नया प्रचलन आया, वो आप सबकी बदौलत, इस विचारधारा की बदौलत ये प्रचलन आया। ये ज़रूरी भी था ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, हमें भी पता चले कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही और विशेषकर इस आदिवासी मीणा सेवा संस्था के विकास की बात हुई, इसका 1975 के आसपास से हमारे यहाँ जो वरिष्ठ जन बैठे उन्होंने प्रयास किया और ये वरिष्ठ जन 1975 के आसपास 25 से 30 साल की बीच की एज के होंगे और आपने युवा अवस्था में उस समय आपने प्रयास किया और ये 22-25 बीघा के आसपास आपने ज़मीन अलग अलग फेज में आपने अलॉटमेंट कराई। संस्था का रजिस्ट्रेशन किया 1990 के आसपास। आपने महाविद्यालय खोला, इसका संचालन किया। सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर आपने छोटा मोटा सहयोग लेके बाउंड्री हो या भवन हो, ये निर्माण भी किया आपने।
तो मैं आपके इस संघर्ष और इस कार्य को मैं सराहना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयासों से आज ये समाज, इस क्षेत्र की जनता इस पंडाल में बैठी है। तो एक बार इस संस्था को 1975 से लेके आज तक संघर्ष करके इस स्तर तक लाने के लिए जो प्रयास किया है, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। अब मेरी जिम्मेदारी थी, आपने मुझे वोट दिया और मुझे सांसद बनाया, और घाटोल की जनता ने एक तरफा एक शानदार बहुमत दिया, 99% बूथ प्लस रहे, और उसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपका ऋणी हूं। ये लोकसभा चुनाव एक अलग तरीका का चुनाव हुआ इस बार। इससे पहले इस तरह का चुनाव नहीं हुआ था। हमारा पहले फिक्स था, कभी इधर 2 रास्ते फिक्स थे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हम आप जी महाराज, गोविंद गुरु महाराज, मामा बालेश्वर, इन संतों, इन भक्तों की हम बात करते हैं, इन गुरुओं की बात करते हैं कि माप जी महाराज वो भविष्यवाणी कर गए हैं। मामा बालेश्वर जी ने वो उपदेश दिए हैं, गोविंद गुरु महाराज ने जो भविष्यवाणी की है, और उसी का परिणाम ये है। और मुझे जहां तक लगता है कि उनकी भविष्यवाणी का ही परिणाम रहा कि लोकसभा चुनाव में मैं एज ए विधायक था, और इस उम्र में मुझे 84 की जनता ने 2 बार विधायक बना दिया। सेकंड बार में विधायक बना 70,000 की लीड से बना था, और पूरे राजस्थान में हाईएस्ट लीड 84 की जनता ने दिला के मुझे बनाया था। मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि 30 साल की उम्र में 2 बार विधायक बनने का अवसर मिल गया, और एक जिम्मेदारी भरा एहसास भी होता था कि 18 में मुझे 14,000 वोटों से लोगों ने जिताया, और 23 में मुझे 70,000 वोटों से जिताया। तो एक जिम्मेदारी भरा एहसास हो रहा था, अंदर डर भी सता रहा था कि मैं कैसे निभाऊंगा, इस बार कितना अच्छा और काम करूं, जितना लोगों ने मुझे विश्वास जताया है उस अनुरूप मैं मेहनत करूं। लेकिन राजनीतिक दुर्घटना हो गई। सड़क दुर्घटना सुनी होगी आपने, हवाई दुर्घटना सुनी होगी। सड़क दुर्घटना होती है, हवाई दुर्घटना होती है, लेकिन एक राजनीतिक दुर्घटना हो गई। और राजनीतिक दुर्घटना में वो कहते हैं कि कहां से कौन कहां चला गया पता नहीं चला, उसको राजनीतिक दुर्घटना कहते हैं, एक्सीडेंट। और उस एक्सीडेंट की वजह से आपने लगा कि नया वर्जन लाना पड़ेगा, और नए वर्जन के रूप में आप सबने कहा कि राजकुमार जी को खड़ा करो वापस। और विशेषकर ये घाटोल और बांसवाड़ा वाले नहीं माने, इसलिए मैं प्यारी प्यारी बातें बोलता हूँ अभी उनको। सबने कहा, धीरे से आके मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं बनना है, क्योंकि मैं अभी विधायक बना 3 महीने हुए ना, राजकुमार जी को ही खड़ा करना पड़ेगा। आपने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना, मतलब सिलेक्शन किया, और इसी विश्वास के साथ आपने रात दिन मेहनत करके एक तरफा बहुमत देके जिताया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरा प्रयास रहेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सबका सब कुछ कर दूंगा, घाटोल के सारे काम आएंगे सारे कर दूंगा, ये मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मैं प्रयास जरूर करूँगा कि जितना हो सके इतना बेहतर करने के लिए इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र की समस्या हो जो लोकसभा में उठानी पड़े, केंद्र सरकार तक पहुंचानी पड़े, और ऐसे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को जगाने का काम जरूर करेंगे, और इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था, 1952 से लेके 2024 तक हमारे पूर्व भी कई सांसद महोदय गए, मैं सभी का मान सम्मान करता हूं। लेकिन जिस आशा और उम्मीद से आपने मुझे चुना, इस आशा और उम्मीद से शायद किसी और को नहीं चुना होगा, क्योंकि अपन को पहले लगता था हाँ वोट आप जो वोट आलवो से। लेकिन जिस उत्साह के साथ,
जिस जुनून के साथ इस बार आपने जो मतदान किया, तो मैं इतिहास के पन्नों में ज़रूर दर्ज कराऊंगा कि जो बातें, जो काम 1952 से 2024 तक देश की संसद के पटल पे होना चाहिए था, वो काम मैं पिछले 1 साल और आने वाले 4 सालों के अंदर करने की कोशिश करूंगा। ज़रूर परिवर्तन लाएंगे बड़ा। हो सकता है इसमें कुछ नाराज भी हो जाए, और मुझे पता है, आप भी जानते हो, अगर कोई सही रास्ते पे चलता है तो उसको रोकने का काम बहुत लोग करते हैं, भटकाने का काम बहुत लोग करते हैं, उकसाने का भी बहुत लोग करते हैं। मैं इन चीज़ों को यहाँ दोहराना नहीं चाहूँगा। हमारे विधायक जी बता रहे थे, हमारे गुरुजी आए थे, डिंडोर साहब कह रहे थे, शिक्षा को लेके बोला। अभी हाल ही आपने एक घटना भी देखी होगी, इस देश की राजनीतिक में नया ट्रेंड आ गया है। पहले राजनीतिक में एक वैचारिक मतभेद हुआ करता था और नपी तुली बात कहते थे। अभी राजनीतिक ट्रेंड ये आ गया है कि जोर से बोलो, झूठ बोलो और बार बार बोलो। और ये ट्रेंड कौन लाया है, कैसे चल रहा है, आपने देख रहे होगा, आप देख रहे होंगे, क्योंकि हर मनक बेरोटा खाए, तो बेरोटा खाए इसलिए हमस भी राखे। मैं समझता हूं कि उकसावे में कौन आता है, युवा आता है। उकसाने का काम कौन करता है, या उतावलापन कौन करता है, युवा करता है। जोश में कौन आता है, युवा आता है। लेकिन पता नहीं वो मेरे अंदर युवापन चला गया था क्या मालूम, लेकिन मुझे ना जोश आया, ना मैं किसी के उकसावे में आया, ना मैंने कोई जल्दीबाजी की। मैंने मुसीबतों से भागने की जरूर कोशिश की, मैंने मुसीबतों से भागने की जरूर कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे से लपटेंगे, और उनकी चेन ऐसी बनी हुई है, उनके लोगों को ट्रेनिंग ऐसी दी है कि जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो। और हमारा बाप दादा कहेंगा, पहला तो डोहो तो पण आत सुरो तो मोड़े मोड़े करता छाल तो पण एम तो नहीं करूँ पड़तो। तो मैंने कोशिश किया, और ये ताकत ये आप लोगों की वजह से आई है। मेरे अंदर जो ताकत आई है, मेरे अंदर जो क्षमता आई है, मेरे अंदर जो समझ आई है, वो आप लोगों की मेहरबानी, क्योंकि मैं आपका, मेरे एक केंद्र बिंदु बना हुआ हूँ। मैं आप सभी की आशा, उम्मीद, आप सभी के सवाल जवाब मेरी तरफ रहते हैं, तो मैं अपने आप को आप सबकी तरफ से खड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को आप सबकी तरफ से खड़ा हुआ महसूस करता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मोवे केरी जो रावत साहब तमे एम होकरा करो, तो रावत साहब हो कहीं, तुमने तू बोला मेरे को, तू बोला। मैं के जू कि सरपटा साहब तमे होकर वाजो बगड़ वाजो, तो सरपटा साहब बोलते नो कहीं मेरे को तू बोला, मेरे को तू बोला। अरे मैंने तमे या तुम कहा है, मैंने तू कहा ही नहीं है। तो इन चीज़ों को चर्चा करके अपना समय व्यर्थ में जाने का काम नहीं करें, लेकिन ये चर्चा निकल गई थी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस बात को कहने का अर्थ ये था, तात्पर्य ये था कि आप सभी के अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए। सारे पार्टी के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सामाजिक लोग हो, हम सब के अंदर वो चीज़ हमको लानी है, क्योंकि हमको लंबा चलना है, धैर्यता रखनी है, किसी से बेवजह उलझना नहीं है। हमें किसी का कोई सवाल जवाब है, किसी का आरोप है, तो हमें मर्यादित भाषा में हमें उसके रिप्लाई जरूर करना है, लेकिन कहीं किसी से उलझना नहीं है। ये आज सभी प्राण ले, क्योंकि ऐसी मुसीबतें और आएगी, मेरे सामने आई, आपके सामने भी आएगी, आपको भी उकसाएंगे, हर तरफ से हरकतें करेंगे और इल्ज़ाम आप पे डाला जाएगा। देश का ट्रेंड बन गया है
कि ओरिजिनल मुद्दों को दबाना है तो बेवजह चटपटा मुद्दा ले आओ ताकि ओरिजिनल मुद्दे दब जाए। ये भारत देश की राजनीतिक में अभी ट्रेंड बन गया है कि वास्तविक मुद्दों को अगर दबाना है तो चटपटा कोई मुद्दा ले आओ ताकि वास्तविक मुद्दे दब जाए। आज चर्चा क्या हो रही है कि दिशा की बैठक में बढ़ना लड़ना। चर्चा ये होनी चाहिए थी कि दिशा की बैठक में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई। अभी मेरे पास आए सूर्य फाउंडेशन वाले भाई जिनको ठगा गया, मेरे पास आए अभी दिया कि रोजगार गारंटी के तहत काम नहीं मिल रहा है। मुद्दा वो था। हमने एक चीज कही थी कि सरकार 100 से 125 दिन कर रही है, लेकिन सरकार ये बता दे कि इस एक साल के अंदर 100 दिन कितने लोगों को दिया। हम कह रहे हैं या सरकार कह रही है कि 100 दिन से 125 दिन कर दिया। तो मैंने पूछा कि इस एक साल में आपकी सरकार थी तो 100 दिन कितने लोगों को दिया। 3 लाख जॉब कार्ड डूंगरपुर में और 100 दिन पूरा करना था जाए 2800 जन, 1%, 1.5% लोगों के, वो भी किसके, जिसका कैटल शेड था और पीएम आवास था तो हुए। तो ये देश की सच्चाई को समझने की जरूरत है। आज हम कह रहे हैं, अशोक भाई कह रहे थे कि बोला टायर में पेंसर काटेंगे एम होनो काटेंगे એટલે खबर नहीं पड़े। अरावली को लेकर चर्चा चली। हमारे देश की जनता को कितना आसान भाषा में साफ झूठ बोल के बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अरावली का प्रकरण 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की सरकार की सिफारिश पे, और सरकार ने जो सिफारिश बना के मतलब जो एक नियमावली बना के दी, अरावली की परिभाषा क्या है उसको मान लिया और फैसला दिया। मेरी जानकारी में लगभग ये 28 नवंबर के आसपास आया और मैंने लोकसभा चल ही रहा था, 3 से 4 दिसंबर से मैंने लोकसभा में इसको लगाने का प्रयास किया और 16 नवंबर को शायद मैंने लोकसभा में, और आप सबकी बदौलत अरावली प्रकरण को पहली बार देश के सामने लाने का काम आपके सांसद राजकुमार रोत ने किया लोकसभा से। इसके बाद देश के सारे लोगों को, सारे पार्टियों को पता चला, माहौल चला। कुछ दिन बाद सरकार के कुछ लोग क्या कहते हैं कि सरकार ने आदेश कर दिया है कि अरावली में किसी भी प्रकार की नई लीज जारी नहीं करेंगे, रोक लगा दी पूर्ण रूप से। सारे मीडिया के चैनलों ने जोर जोर से चलाया, क्या कहा कि अरावली पे सरकार ने बड़ा फैसला लिया, अरावली को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और अरावली में किसी प्रकार की लीज नहीं होगी। तो आंदोलन करने वाले भी कहे हाँ अपने जीती गया। अब मेरे यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार अपील में जाए बिना कोई आदेश उसको निरस्त करने का आदेश दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया और उस फैसले की विरोध में अपील में गई नहीं सरकार, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था उस पर रोक लगाते हुए सरकार ने आदेश दे दिया कि कोई नई लीज जारी नहीं होगी। अब कितना साफ झूठ है। उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बिंदु संख्या में भूल रहा हूं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊपर वाली को अरावली माना जाएगा, 100 मीटर के नीचे वाली जो है उसको अरावली नहीं माना जाएगा, उस पर कभी भी खनन के लिए लीज पे दे सकते। लेकिन उसी में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि लीज पे तब देने का काम करे सबसे पहले उसकी सारी मैपिंग की जाए। क्या किया जाए? मैपिंग किया जाए, सर्वे किया जाए कि कौन सी पहाड़ी 100 मीटर के अंदर वाली किस हाइट की है, किस राजस्व में है, चारागाह में है कि फॉरेस्ट में है, उसकी मैपिंग करे। उसके अंदर कौन सा मिनरल है उसकी मैपिंग करे, इसके बाद लीज पे दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा था।
भाई केजू थे कि बगीचा में फूल ही लेकिन ने लाल फूल और कालू फूल अलग करना को बाद वे स्वयं केजू सुप्रीम कोर्ट तो सरकारें हो केजू कि हमने रोक लगा दिया, लोग खुश हो गए। पर वो छटनी तो हो रही है ना अभी कि कौन से पहाड़ में क्या मिनरल से। भाइयों, हमें लड़ना था जल जंगल जमीन और संविधान के हक अधिकार को लिए लड़ना था, लेकिन हमारे लोगों की लड़ाई अलग पकड़ा दी, दूसरे झंडे पकड़ा के दूसरी लड़ाई। आज क्या हो रहा है, आज पूरे देश की मतलब पूरे विश्व की कंपनियां इंडिया में आके खनन करने के लिए लीज पे ले रही है। ये पेंसर वालू जी है, सोने की जो कंपनी है, जिस कंपनी ने हायर किया है, मेन टेंडर पता नहीं किसी और का हुआ है, लेकिन ये जो सर्वे वाली कंपनी है और उसको हायर करने वाली कंपनी कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। सोना निकालने की जिम्मेदारी उसको लेने का काम ऑस्ट्रेलिया की कंपनी कर रही है और इसमें केंद्र राज्य सरकार को कुछ हिस्सा देंगे कि तुम्हारे यहां से ले जाएंगे, इसमें से इतना % आपको देंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला में लिथियम निकला है भी, लिथियम। इस चीज को आप सबको जानने की जरूरत है। लिथियम अभी कह रहे एआई का जमाना आया, और एआई मतलब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, आप ले बाजी लटका भी ना यू, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें। तो लिथियम है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में लिथियम की आवश्यकता रहती है। तो अरावली में लिथियम की खोज हुई है और इसीलिए ये खेल हो रहा है। मेरा जो समझ है और मैंने जो जानकारी ली है, भारत देश के अंदर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्री की कई कंट्रियां भारत के अंदर मतलब आके लीज पे ले जा रही है। एटलीस्ट सिंपल भाषा में हम जो अपने के बार गेहूं पाकेगा, नरोमाजिन घेर थाजा 10 क्विंटल गेहूं ए बार वैसे हो रेट में से बार 2500। अब आना खावा वाले रावा नहीं देता है भाई, 10 क्विंटल हुए तो 3 क्विंटल 4 क्विंटल से खावा बोले सुझे घेर, तो खवा बोले नहीं रवा देता है 25 रुपये में पासा वैसे पूरा। और ननोबाजी हूँ कहीं कि मुँह आना गेरनो मालिक हूँ कहीं, पूरा गाँव विसीरी जाए बाहर, और हूँ कहीं मैं इस घर का मालिक हूँ और विकसित भारत बढ़ाऊंगा हम कहीं। अब पासी सीजन आवेगा, तणी दण 20 लिवा जाएगा या घेर खा बोले लिवा जाएगा, हूँ रेट में मलेगा ही कटलम मलेगा, तरी पात्री में मलेगा 40 में बढ़े कही दादो। मतलब अभी हम रिजर्व नहीं रख रहे हैं। 40 रुपये में रिटर्न बीज लेने जाएंगे तो आपको 40 रुपये मिलेगा, 35 रुपये मिलेगा। खाने के लिए भी लेने जाएंगे तो भी 30 रुपये 35 रुपये मिलेगा। तो वही चीज भारत देश के अंदर हो रहा है। हमारे यहाँ से मिनरल निकाल के विदेशी कंपनियां ले जा रही है और अमेरिका जैसे देश जो हैं इनके यहाँ पर रिजर्व रख रहे हैं। कानून बना दिया है, अदर कंट्रियों ने कानून बना दिया है कि हमारे यहाँ लिथियम है, सोना है, बॉक्साइट है, ये बॉक्साइट 2050 से पहले नहीं निकालेंगे, ऐसा कानून बना लिया। और हमारे यहाँ पर खोज के निकाल के सर्वे करा के किस पहाड़ी में क्या है सारा का सारा विदेशी कंपनियां आके ले जा रही है और हम कहीं विकसित भारत का हिस्सा बनाएंगे। आज अंग्रेज एक कंपनी लेके आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, आज कितनी कंपनियां लेके आ रहे। मुझे जहां तक समझ में आ रहा है जो लूटने वाले हैं, झूठ फैलाने वाले हैं, वो गलत नहीं है, झूठ को स्वीकार करने वाले गलत हैं, जिसमें हम सब हो सकते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है मान रहे। जब भी मुद्दा आता हूं कहीं, जब भी अरावली का मुद्दा आया पहले हो के राजकुमार तो धर्म विरोधी है। राजकुमार ने कहा कि रोजगार गारंटी के तहत यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं आया हो कहीं राजकुमार तो ईसाई का एजेंट है। डाइवर्ट
भारत आदिवासी पार्टी बोल रही है कि जल जंगल जमीन, जो आदिवासी जिस जमीन पे बैठा है बरसों से उसको फॉरेस्ट राइट 1% पट्टा मिलना चाहिए। चारागाह बिलाने में बैठा हुआ है। मैंने देश की लोकसभा से क्वेश्चन निकाल के डाटा निकाला है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में 91 की रसीद जो कटती है बिलाना और चारागाह की, तो 3 लाख के आसपास परिवारों की 91 रसीद कट रही है। मतलब ये क्लियर होता है कि 3 लाख परिवार बिलाना चारागाह की जमीन पे बैठा है। अब ये बात करते हो गए राजकुमार तो धर्म विरोधी है, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। भाई कालजे वो तो जगह नहीं बात करूं, और पेलो कालजो भी हम तो नहीं है। जिस जमीन पे बैठा है वो उसका पट्टा नहीं है, पर झंडो बिजान हाई इन्हीं रक्षा। भाई जगान तो पहली करो। तो वो समझ हम में विकसित करने का काम करना है। सही क्या कह रहा, मैं कई बार कहता हूं कि राजकुमार रोध भी कहे तो उसको सीधे नहीं मानना है, कितना सही कह रहा है कितना गलत कह रहा है उसका चेक करना है, क्योंकि दिमाग तमफा भी है। मैंने जो कह दिया वो नहीं मानना है, कितनी सच्चाई है वो भी परखना है, हर नेता का परखना है। ये जब तक नहीं लाएंगे हमारे एरिया को लूटने से नहीं बचा सकते, हमारे एरिया के साथ ठगा जाएगा। आज खलबली मच गई है कि ये सप्पा बूढ़ी जनता थी नहीं, ये एकदम मतलब जो जागरूक हो रहा है वो बनवास में कहीं। जो युवा रिजर्वेशन की बात करता है, जो युवा रोजगार की बात करता है, क्या कहते हैं, वो भटक गया है। जो कर्मचारी कानून की बात करेगा, जो कर्मचारी अच्छे पढ़ाने की बात करेगा, जो पुलिस कर्मचारी नियम के अनुसार काम करेगा, कहेंगे ये तो बाप पढ़ा है कहेंगे। मैं देख रहा हूं कई राजस्व के अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, एजुकेशन के अधिकारी हैं, नियम के अनुसार गरीब के लिए काम करता है, गलत का साथ नहीं देता है, या हेत्ता लेटर लेकिन आले ये कर्मचारी बाप का है इसको हटाओ। मतलब जो नियम के लिए काम करेगा, गरीब के लिए काम करेगा, वो बाप ना। तो कुल मिला के ये हुआ कि सही बात है भाई, अच्छा आदमी हमारा, बुरा तुम्हारा। कई ऐसे कर्मचारी ने बताया कि राजकुमार जी हमने आपको कभी वोट नहीं दिया, लेकिन हमने अच्छा काम करने की कोशिश की तो हमको हटा दिया बाप का ठप्पा लगा के, तो अब बाप का बनना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो चीजें हैं हमें समझना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। और एक यूरिया वाली बात आती थी, अशोक भाई मैंने पोंक दबाता तुम्हें कौन है कि किम कहता किमना किया। मेरे घर में 2013 से यूरिया डीएपी बंद कर रखा है। मार क्षेत्र में हमने 2013 से यूरिया डीएपी बंद करी दी। दुए क्यों बंद किया मैंने? मैं आर्मी टचिंग कैंप में गया था नागालैंड, हमारे फौजी भाई साहब आए थे। मैंने आपकी SLR LMG सब थोड़ी थोड़ी सीखी है। एनसीसी कैंप में तो आर्मी वाले जब सुबह ट्रेनिंग लेते थे तो हम दौड़ नहीं पाते थे, तो वो गाली देते थे कि यूरिया डीएपी खा खा के सब घिसे हो गए हम गरीब। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि आप देसी खाद वाला गेहूं एक मुट्ठी में पकड़ो और उसी साइज का यूरिया डीएपी वाला पकड़ो, कणाम वजन आवे जुली जो किसमें वजन आवे जुली वालों। यूरिया डीएपी दबाड़ी ना किलो गाँव है ई तमे कवला में या कूटी में या दरम में अवीरी मिलो 1 साल ने देसी गाँव वालों अवीरी मिलो 1 साल, और 1 साल बाद जुबान ने कईयो खजन कईयो नहीं खजे ही जुली वालों मुनाने के तो हो खजो। लेकिन हकीकत है हमें उस लाइन पे आज हम कह रहे हैं हम शिक्षित हो गए। हम कितने शिक्षित हुए पता है? कि बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने की समझ आई है, इतने शिक्षित हुए। पर मैं चाहता हूं कि हम इतने शिक्षित हो कि हमें यह पता चले कि हम ये खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। इतना शिक्षित होने की जरूरत है। आज हम जागरूक किसको मान रहे हैं? बीमार हो गया तो इलाज करना की समझ पड़ गई, इसको जागरूक मान रहे हैं। मेरी नज़र में वो जागरूक नहीं है। मेरी नज़र में जागरूक ये है कि बीमार पड़ने से पहले पता रखे कि मैं क्या खाऊंगा तो बीमार पड़ूंगा, क्या नहीं खाऊंगा तो बीमार पड़ूंगा। वो जागरूक है मेरी नज़र में। हमारे बड़ेला कई पाक
बाप दादा थे कहीं नहीं जाने कहीं, पर मेरी नज़र में शिक्षित बाप दादा थे। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ पढ़ना और लिखना शिक्षा का अर्थ नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि आपको सामान्य और सर्वांगीण ज्ञान होना। तो हमारे बाप दादा को पता था कि करकेटो लाल थाई की એટલે साटा आवेंगा 4 दाड़ में, और हमारे पढ़े लिखे गूगल में सर्च करें मौसम का कैसा है रुख। तो आत्मनिर्भर कौन था? हमारा बड़ा बुजुर्ग था। ज़ारा सकली कहिए बोले बुखार आप जो ते प्ले नाहली लाविन कुटिन पाई पड़े, तो वो ज्ञानी थे। हाँ, पढ़े लिखे नहीं थे ये कह सकते हैं। जिनको लिखना और पढ़ना या पढ़ना और लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन हम इनको ये नहीं कह सकते कि वो शिक्षित नहीं थे, वो हमारे से ज़्यादा शिक्षित थे। सर कुछ बोल रहे हैं? गुणी शिक्षा थी, गुणों की पहचान थी, प्रकृति से सीखते थे वो। तो आज मैं जुजियो बारक में बनला एप्लीकेशन आलिंग किया ना, तो एड्रेस लगचू पूरी रामायण लगती है, लेकिन राम गुण है लगचूस नहीं है। पसे कहीं हम बेरोजगार, मैं कि जो बेरोजगार नहीं, हम बेरंग थोड़ा बता रहा। आज हमारे गुरुजी कह रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब इस दूध में ही केमिकल ने, डीएपी ने, यूरिया ज्यादा होगा तो फिर दहाड़ेगा वो? दहाड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। तो क्वालिटी वाली एजुकेशन में एक लास्ट अंतिम बात कहना चाहूंगा। देश की आम गरीब जनता को, जिसमें सब आ गए, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, सामान्य, सब आ गए। इस देश को, आम जनता को कमज़ोर करने के लिए, विवेकहीन बनाने के लिए वर्तमान सरकारों ने एक पॉलिसी बनाई है। क्या पॉलिसी बनाई है? गुणवत्ता युक्त एजुकेशन नहीं देना है, ये पॉलिसी बनाई है। एनसीईआरटी, सीबीएसई, इन 2-3 बोर्डों के अंदर मैं देख रहा हूं 10 सालों में संशोधन ऐसा किया है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एजुकेशन था, जो तार्किक एजुकेशन था, गुणवत्ता युक्त एजुकेशन था, इन सब को हटा दिया गया है पिछले 10 सालों के अंदर। और काल्पनिक, बिना मतलब की चीजें, इंसान को तर्क युक्त, विवेकशील इंसान नहीं, विवेकहीन इंसान बनाने की एजुकेशन दी जा रही है। आज देश के जितने यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में वो व्याख्याता लग रहा है जो सेटिंगबाज है, क्वालिटी वाला नहीं लग रहा है। क्या होगा? इसलिए एजुकेशन 3 प्रकार का है। पहला एजुकेशन पारिवारिक एजुकेशन, सामाजिक एजुकेशन। दूसरा एजुकेशन पाठ्यक्रम वाला एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वालों, कागजी क्वालिफिकेशन वालों। और